यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, कैसा गया आप लोगों का पेपर? चलो, जैसा भी गया बीते हुए पेपर को भूल जाओ, अगले पेपर की प्रिपरेशन करो। लास्ट पेपर जो है अपना पेपर नंबर 8 FMNE। देखो, फुल्ली प्रैक्टिकल पेपर है, तो आपको टारगेट रखना है 90 प्लस लेके आने के लिए। ठीक, टारगेट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं 100 आउट ऑफ 100 लेने की बात नहीं कर रहा, 90 प्लस लेने की बात कर रहा हूँ। पहली बात। दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे, सर यहाँ पे तो इको भी है, इको थ्योरी है, तो 90 प्लस कैसे आएगा? पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच से मार्क्स मिलता है, जो आपकी इकोनॉमिक्स है। ठीक, लॉजिकल है, आप थ्योरी उसको मान के ही ना चलो। ठीक है, अगर आप सही लिख के आते हो 100%। मैंने तो अपने लाइफ में पहले ITSM हुआ करता था ना, पुराने सिलेबस में ITSM में 98 मार्क्स लाते हुए देखा है बच्चे। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, पूरा FM प्रैक्टिकल है। इको में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक दो तो आते ही आते हैं, है कि नहीं? अब प्लस जो थ्योरी है उसमें भी एकदम 100% फुल में फुल मार्क्स मिलने जैसे थ्योरी आता है। चलो, सबसे पहले तो आप जो भी है 5 बजे आप एग्जाम खत्म करके आते हो, घर आते आते मैक्सिमम 6 बजते होंगे, 1 घंटे लग गए आते आते। चलो 6 सवा 6 रेस्ट करोगे थोड़ी देर रेस्ट की ज़रूरत भी है, मैं भी आता था तो रेस्ट करता था। मैंने तो आपके लिए लिखा है कि 7 बजे से पढ़ाई शुरू करना है आपको, पर मैं अपनी लाइफ टाइम में कभी भी 7 बजे से पढ़ाई नहीं शुरू किया था, चाहे वो IPC का एग्जाम हो, फाइनल का एग्जाम हो, और भी कोई एग्जामिनेशन हो। अगर इस टाइम में है तो ठीक, 7:30 पौने 8 हो जाते थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उस समय हमारे लिए क्या था कि फिर हम रात रात को वो समय खींच के अपनी पूरा करते थे। एक आइडल टाइम है, आप जैसे भी देखो कितना घंटा पढ़ना है ये मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद जो सोने का टाइम है, एंजॉय करने का टाइम है, वो कितने बजे रखना है अपने अनुसार आप एडजस्ट कर लेना। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मान लो कोई बच्चा 12 बजे रात को सोता है, आप 1 बजे सोते हो, तो अकॉर्डिंगली टाइम आप शिफ्ट कर लेना अपना। 7 बजे से आप अपनी स्टडी शुरू करते हो रात के 12 बजे तक, मान लो यहाँ पे 5 घंटे आपको मिलते हैं। अगले दिन 5 बजे उठोगे 5 घंटे की स्लीप बहुत है। देखो, लास्ट पेपर में एक एज क्या है कि लास्ट पेपर के बाद अगले दिन पेपर नहीं है आपको फुल रेस्ट करने का मौका मिलेगा, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई बच्चा बोलता है ना, सर मुझे तो 6 आवर स्लीप चाहिए। हाँ, आप थक जाते होगे, आपको 6 आवर स्लीप चाहिए, पर एक दिन 5 घंटे सोने से भी कुछ नहीं होने वाला है। 5 घंटे मोर देन इनफ है एक यंग इंसान के सोने के लिए। चलो, 5 से 12 बजे रात तक अगर देखा जाए तो 17 आवर्स है, पर 14 आवर्स मैं इसमें आइडल टाइम घटा देता हूँ। किस चीज़ का? आप नाश्ता सुबह उठोगे, फ्रेश होगे, लंच करोगे, खाना खाओगे, बीच में नाश्ता भी करोगे, ठीक है? प्लस पढ़ते पढ़ते बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक चाहिए, उसमें टाइम वेस्टेज होगा। सारा घटाने के बाद इफेक्टिवली 13 आवर्स आते हैं। ये 13 घंटे की पढ़ाई आपको करनी है अगले दिन, सुबह से लेके रात को सोते टाइम तक। चलो, उठने से लेके सोने के बीच में 13 घंटा पढ़ना है, इतना सिंपल समझो। जिस दिन एग्जामिनेशन है उस दिन भी 12 बजे तक तो पढ़ता ही है इंसान, फिर 12 बजे के बाद थोड़ा तैयारी करता है, 12:30 में घर से निकलता है और एग्जामिनेशन देने जाता है, 1:30 तक सेंटर पहुंचने होते हैं, है ना? तो 12 बजे तक का मैं टाइम लेके चलता हूँ। 5 बजे उठोगे, 12 बजे तक में 7 घंटे होते हैं, 1 घंटे मैं निकाल देता हूँ, आधा घंटा फ्रेश होने का, उठने के बाद आधा घंटा 10 बजे के आसपास कुछ खाना खाओगे उसके लिए, ठीक है? 6 घंटे ये हो गए टोटल 24 आवर्स के आसपास आपको मिलते हैं। किसी बच्चे के लिए 23 हो सकता है, किसी के लिए 25 भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज मैं बोल रहा हूँ कि इतना घंटे बचाया जा सकता है 24 आवर्स, 1.5 दिन के टाइम गैप में। इसको क्या 60:40 के रेशियो में बांट दे? नहीं, यहीं पे तो ट्रिक है। देखो, 60:40 के रेशियो में कभी नहीं बांटना चाहिए। होता क्या है, जैसे मेरी बात करो, मैं FM को थोड़ा FM में से समय कम निकालता है, ये नहीं कि 60% टाइम दे रहा हूँ 60% मार्क्स देते। ऑब्वियस सी बात है, FM स्ट्रांग है तो समय थोड़ा कम निकालो। और इको थ्योरिटिकल है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि थ्योरी को ज़्यादा समय देना पड़ता है थोड़ा याद करने की, तो उस समय जो इको में से FM में से निकाल रहे हैं तो दे दो। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए इको बहुत स्ट्रांग है कि सर मुझे बहुत घंटे नहीं पढ़ने इको को, मैं तो फटाफट कर लूंगा, अरे बहुत स्ट्रांग है, तो आप FM को दे दो वो टाइम, है कि नहीं? तो मैं अगर अपनी बात बोलूँ तो मिनिमम 10% तो टाइम FM से निकालता, 50-50 का रेशियो बना देता कि कम से कम 12 घंटे में FM करूंगा, सॉरी मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 घंटे में FM करूंगा, और 12 घंटे तो इको को दूंगा, ठीक? जब पढ़ने बैठोगे तो FM प्रैक्टिकल पेपर है ना? इको में थ्योरिटिकल आपको पढ़ने हैं, लेकिन
होता क्या है कि अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो प्रैक्टिकल पेपर पढ़ने के बाद आप थ्योरी पढ़ लो तब भी वो प्रैक्टिकल पीछे वाला याद रहता है, आपको ये नहीं महसूस होगा कि इरेज हो गया। बट जनरली पहले थ्योरी पढ़ लो और उसके बाद बहुत सारे कंटेंट आप पढ़ लो, तो ऐसा हो जाता है कि जो थ्योरी आपने पढ़ा है ना उसमें कुछ चीज इरेज हो गई, आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, बीच का एक सेंटेंस याद नहीं आ रहा। तो मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, और मैक्सिमम लोग क्या साइकोलॉजिकली ये प्रॉब्लम है कि हम थ्योरी ज़्यादा दिन तक रिटेन नहीं रखते पर प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा दिन तक रिटेन रखते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल से कोशिश करनी चाहिए शुरू करने की, है कि नहीं? प्रैक्टिकल से कोशिश करनी चाहिए शुरू करने की, यानी कि एफएम से शुरू करना चाहिए। एफएम के बाद इको पढ़ भी लोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि एफएम भूल गया, पर इको के बाद एफएम पढ़ोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो तुमको लगा रहे एफएम में थ्योरिटिकल था, ऐसा तो नहीं कि याद नहीं आ रहा। ठीक, वैसे कुछ बच्चों के लिए सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इको हो सकता है, एक्सेप्शन में भी देर उनको इको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि इकोनॉमिक्स में पढ़ूंगा तो नहीं भूलूंगा, उसके बाद एफएम को अच्छे से टाइम दूंगा। तो आपके लिए ये कोई देखो फिक्स पैटर्न नहीं है, कैसे पढ़ने से सिस्टमेटिकली आप ज्यादा रिटेन रख सकते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं और उस टाइम गैप में कंप्लीट कर सकते हैं, ये जरूरी है। अगर आपको अपने लिए महसूस हो रहा है तो कि मुझे ऐसे करने से ज्यादा बेहतर होता तो ये पैटर्न फॉलो करने की जरूरत नहीं, पर ये ज्यादातर लोगों पे ऐसे महसूस होता है, ज्यादातर लोग ऐसे प्रिपरेशन करने पे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इस बिहाफ पे मैंने ये चीज लिखी है। ठीक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होता है कि प्रैक्टिकल ज्यादा तक याद रखते हैं। चलो देखो, प्रैक्टिकल में एफए में 8 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 5 मार्क्स से, 2 से लेके 5 में 4 10 मार्क्स से 40 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 एक 10 मार्क का आएगा थ्योरी क्वेश्चन, 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क के करने होते हैं, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन छोड़े, क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के जो कंपलसरी क्वेश्चन है ना। चलो अब देखो, सबसे पहले जब आप शुरुआत करना, मान लो 7 बजे आप बैठ गए पढ़ने, तो सबसे पहले मस्ट डू चैप्टर्स करना, यानी कि वो चैप्टर जो हमेशा पूछते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक, वो आपको पहले करना है। कौन से चैप्टर है सर बता दो। किसी भी अटेम्प्ट का पेपर उठा लो आप, किसी भी अटेम्प्ट का, देखो क्या ये 6 चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे आए हैं, ऑब्वियसली 6 चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि ये 6 चैप्टर्स कैसे हैं, हर एक अटेम्प्ट में आने वाले हैं। रेशियो, लिवरेज, कैपिटल बजटिंग जिसको आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हो, चलो यहाँ स्पेस नहीं है कोई नहीं, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। पढ़ाई की शुरुआत करना लिवरेज से। लिवरेज क्या है, छोटा सा कंसेप्ट है लिवरेज में, बहुत बड़ा कंटेंट नहीं है, छोटा कंटेंट है, और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना लिवरेज के, फॉर्मूला बेस्ड है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट टिक करके खत्म हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक, क्वेश्चन मन करे तो कोई एक बना लेना, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन देखने की कोशिश करो टिक करने की। मैं बोलूँ 20 क्वेश्चन कोई बच्चा टिक कर लिया देख के समझ के, वो बेहतर है कि 5 क्वेश्चन बना के एग्जाम में गया, वो बेहतर है। ऑब्वियसली 20 क्वेश्चन टिक करने वाला बच्चा बेहतर है। जितना क्वेश्चन देखोगे फटाफट क्लिक करेगा एग्जामिनेशन में, उतना ही टाइम बचेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। दूसरा डिविडेंड डिसीजन, इसमें भी देखो 4-5 मॉडल है, जिसमें से लिमिटेड मॉडल पे तो ऐसे भी क्वेश्चन नहीं आता, बच गया ट्रेडिशनल, वॉल्टर, गोल्डन एंड एमएम अप्रोच, जिसमें से वॉल्टर एंड गोल्डन पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहा है पिछले पास्ट अटेम्प्ट से, लेकिन एमएम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच ऐसा नहीं बोल सकते कि पूछेगा नहीं, चांसेस है, और वेरी सुन एमएम अप्रोच पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो जो भी अप्रोच है क्वेश्चन है, डिविडेंड में भी छोटे से कंटेंट है, फटाफट देख लेना, प्राइसिंग इक्वेशन देख लेना कि प्राइस कैसे निकलता है किस मॉडल के अनुसार से, एंड फटाफट क्वेश्चन को टिक कर लेना, मन करे तो कोई एक बना लिया। थर्ड में वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, ठीक, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में एक तो हमने ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच पढ़ा था, एक इंडिविजुअल कंपोनेंट में, जिसमें टोटल कॉस्ट या कैश कॉस्ट, जिसमें डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं लेते हैं ना, देख लेना, ठीक है। उसके बाद रेशियो पे आओ, रेशियो एनालिसिस पे देखो फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समराइज चार्ट है, हमने तो बुक ही डाल दिया आपके लिए समरी बुक, ठीक, समरी बुक जो समरी नोट्स है, उससे अगर आपके पास अलग से नोट नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो, सब कंटेंट कवर्ड है। चलो सॉरी इसके भी क्वेश्चन छोटे 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 होते हैं, फटाफट देखा जा सकता है और बहुत क्वेश्चन देखा जा सकता है, ठीक। उसके बाद इन 6 चैप्टर में से लास्ट में 2 चैप्टर करना, कैपिटल बजटिंग एंड रिस्क एनालिसिस। लॉजिक बड़ा सिंपल है कि देखो
ये छोटे छोटे चैप्टर है, फटाफट कवर्ड भी हो गए और एक 40 मार्क्स के आसपास का वेटेज कवर्ड हो गया। ठीक, थोड़ा सा कैपिटल बजटिंग के बाद क्या हो जाएगा, रिस्क एनालिसिस के बाद कैपिटल बजटिंग में कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, क्वेश्चन की वेराइटी ज़्यादा है, क्वेश्चन का लेंथ बड़ा बड़ा है। ठीक, तो वो करने के बाद आप काफ़ी थक जाओगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लास्ट में रखा है। ठीक है, अगर ये पहले करने बैठ जाओ तो आपका मैक्सिमम टाइम ये अकेला ही लेके चला जाएगा। ठीक है, पता चले 5 घंटे एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, 5 घंटे 7 घंटे 24 घंटे में से। ठीक चलो, अच्छा कैपिटल बजटिंग में हमने टेक्निक्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है, एनपीवी, पीआई, आईआरआर, ठीक, या फिर डिस्काउंटेड पेबैक, या फिर स्पेशल केस कि कॉस्ट बेस अनइक्वल लाइफ हुआ तो क्या, रिप्लेसमेंट डिसीजन हुआ तो क्या, कैपिटल रेशनिंग हुआ तो क्या। ठीक है, उन सब पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने तो स्पेशली आपको अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला बचा बैलेंस कुछ चैप्टर, जिसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, रिसीवेबल एंड कैश मैनेजमेंट। देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा आता रहता है। ठीक, प्लस छोटा भी है कि इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग एंड डेट एंड डिवेंचर का जो कॉस्ट है वो देख लिया मजे से। वेटेड एवरेज के लिए तो कोई आपको स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं, सिंपल सा प्रोसेस है, वेट इनटू कॉस्ट और उसका समेशन कर दिया। ठीक है, और एक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन देख लेना। ठीक, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ से भी आता रहता है, पर किसी किसी अटेम्प्ट में स्किप भी हो सकता है। ठीक, पर पढ़ना आपको सब है, क्या आएगा ये नहीं, ये मस्ट डू चैप्टर पहले पढ़ना है, ये बाद में पढ़ना है, पर पढ़ना आपको सारे ही चैप्टर है, एक चैप्टर छोड़ के छोड़ के नहीं जाना। कैश एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट, ज्यादा रिसीवेबल मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, कैश मैनेजमेंट से कम। लेकिन अगर कैश मैनेजमेंट से क्वेश्चन आए तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले हो गया ना, क्योंकि कैश मैनेजमेंट में ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं, ज्यादातर केसेज में कैश बजट ही पूछता है, और कैश बजट पूछा तो वैसे यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन भी बहुत आता है, आपको ध्यान होगा। थ्योरी लेक्चर में 5-6 ऐसे टॉपिक मैंने कवर किया था कैश मैनेजमेंट से। ठीक, चलो सॉरी, हाँ, इको पे आते हैं। इको में देखो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3 पहले करना है। चैप्टर 1 पहले करना है, नेशनल इनकम कंप्यूटेशन एंड केनेजियन थ्योरी ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। उसके बाद चैप्टर 3 मनी मार्केट, मनी डिमांड, मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। लॉजिक बड़ा सिंपल है, और दोनों चैप्टर है उसमें ज़्यादा यूनिट है, ऐसा नहीं कि किसी यूनिट को उठाया चैप्टर को और वहाँ फंसे रह गए, नहीं, कम पढ़ के और ज़्यादा वेटेज ये पहले पढ़ना है आपको। इसमें देखो 2 चैप्टर है और दोनों में से ही क्वेश्चन पूछता है। इसमें 3 चैप्टर है, जिसमें सॉरी 3 यूनिट है, जिसमें से 2 यूनिट में से तो पूछता ही क्वेश्चन, प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होते हैं फार्मूला बेस्ड, ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्हीं 2 यूनिट में से, इन्हीं 2 चैप्टर में से आते हैं। ठीक, तो इनको पहले पढ़ना है और स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आप पब्लिक फाइनेंस पे आ जाना, और लास्ट में इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट थोड़ा 5 यूनिट का है, और देखो पब्लिक फाइनेंस इसलिए बोला, इसमें जो यूनिट है ना वो इंटरलिंक्ड है। ठीक, कि पहले फिजिकल फंक्शन देखोगे, फिर उससे ही रिलेटेड कि मार्केट फेलियर हुआ। ठीक, फिर उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके मार्केट फेलियर को कैसे ठीक करता है, और लास्ट में फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, तो ये थोड़ा इंटरलिंक चैप्टर होने की वजह से आपको समझ में भी आएगी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, और लगेगा कि नहीं कि वह बहुत चीज याद कर रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट को उठाना, 5 यूनिट है इसके भीतर, फटाफट कंप्लीट कर लेना। रिवीजन लेक्चर देखोगे, सारा कंटेंट वहाँ पे रिवीजन लेक्चर में सब टॉपिक पढ़ाया है वहाँ पे, तो आपको आसानी हो जाएगी। और रिवीजन लेक्चर को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखना है। ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो थोड़ा सा तेज में भी देखोगे तो काम बन जाएगी। तो रिवीजन लेक्चर को ना हो तो 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पे देख लेना, थोड़ा देर 1.25 पे देखना, फिर थोड़ा देर 1.5 पे देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, चलो चैप्टर 1 में देखो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहले तो यूनिट 1 डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। देखो यूनिट 1 में नेशनल इनकम में, अकाउंटिंग में देखो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ठीक, ये सारे टर्म्स आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। क्यों? नेशनल इनकम कंप्यूटेशन पे क्वेश्चन आया, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पे, तो 3 मेथड है, तीनों मेथड आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए मैंने यही लिखा है। ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, और नेशनल इनकम की मेजरमेंट के लिए
आपको बेसिक टर्म्स ही नहीं पता होगा तो आप कैसे मेजरमेंट करोगे नेशनल इनकम की। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स पे स्ट्रांगली फोकस करना है एंड मेजरमेंट का जो मेथड है, तीनों मेथड पे अच्छे से आपको ध्यान देना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यही पढ़ना है, पढ़ना आपको सब चीज़ है, ठीक, स्ट्रांगली, कि वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। और हाँ, ये पढ़ने के दौरान आपको कोई भी डाउट होता है, प्लीज़ आप डाउट वाले ग्रुप में पोस्ट करो, कोई हेजिटेशन नहीं। ऐसी भी डाउट हो ना कि आपको लग रहा है कि यार मैं क्या पूछूं, शर्म आ रहा है मुझे, ये तो बड़ा बेसिक सी चीज़ हो गया, कोई बात नहीं, मैं इंस्टेंट रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, फटाक से आपको रिप्लाई मिलेगा। आप डाउट वाले ग्रुप में ज्वाइन करो, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगी। नोट्स नहीं है तो नोट्स डाउनलोड कर लो, नोट्स के लिए अलग सा टेलीग्राम चैनल है अपना। और कोई भी दिक्कत है आप डाउट वाले को पूछना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला जो कीनीजियन थ्योरी है वहाँ की टर्म्स करके मैंने पढ़ाया था, हमारे बुक में की टर्म्स है, वो ध्यान होना चाहिए। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन एंड सेविंग, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन एंड सेविंग, सर्कुलर फ्लो, ये। और नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन जो कीनीजियन थ्योरी के अनुसार है, चाहे वो 2 सेक्टर मॉडल में, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर, इस चीज को आप ध्यान देके पढ़ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम से भी। ठीक है, अगला है देखो चैप्टर 3 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है जनरली मॉनेटरी एग्रीगेट पे। ठीक, मॉनेटरी एग्रीगेट, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट और जो लिक्विडिटी एग्रीगेट है, बहुत बार पूछ चुका है पास्ट में, आरटीपी में भी हमेशा आता रहता है, तो उस चीज को भी याद रखना। बची बात जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो भी सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सब यूनिट इंपॉर्टेंट है, सब चीज आपको पढ़ के जाना है। इतना बड़ा कंटेंट नहीं कि आप छोड़ के जाओ। और देखो सब चीज पढ़ के जाओगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा एग्जामिनेशन के लिए। अगला मैंने स्पेशल मेंशन नोट्स किया है क्या, कि जहां भी बुक में डिफरेंस वाली चीज मैंने पढ़ाया है, ठीक, जैसे जीडीपी जीएनपी का डिफरेंस, करेंसी एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस, ठीक, जहां जहां आपने डिफरेंस पढ़ा है सारे डिफरेंस को आपको ध्यान देके देखना है। ठीक, लगभग बहुत सारे यूनिट, कितना हमने नहीं भी तो 20 से ज़्यादा डिफरेंस पड़े होंगे। ठीक, अगर सारे यूनिट का जोड़ दिया जाए 20 से ज़्यादा डिफरेंस है जो मैंने अपने बुक में दे रखा है, सारे डिफरेंसेस को थोड़ा ध्यान से दें। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डिफरेंस तो यूं ही हो जाएगा। चलो ठीक है, और हाँ एक बात, एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या ध्यान देना है, चैप्टर के लास्ट में समरी दिया है, फॉर्मूला वाला चैप्टर है, जैसे चैप्टर 1 का यूनिट 1 हो, यूनिट 2, चैप्टर के लास्ट में देखोगे तो एक टेबल बना हुआ है, उसमें सारा समराइज फॉर्मूला दिया है। जब भी आप पढ़ लो, आपको याद है नहीं है, एक बार फटाक से वो पलटाया देख लिया, पलटाया देख लिया। एग्जाम में जाने से पहले भी एक पेज में जब पूरी चैप्टर की समरी दिया हुआ है, उस चीज को देखने में क्या है, तो फॉर्मूला वर्मूला और समरी जो है जरूर, अगर लास्ट में चैप्टर के एंड में मेंशन्ड है उसको देख के जाना है। ठीक है, चलो एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मजेदार रूप से पढ़ो, रिवीजन लेक्चर को देखो। ठीक, स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है, कोई चीज गड़बड़ी हो जाए तो आपको डिस्करेज होने की और डरने की जरूरत नहीं। और एग्जामिनेशन जब खत्म हो जाएगा तब बात करेंगे कि आपको आफ्टर एग्जामिनेशन क्या करनी है। ठीक है, अच्छे से पेपर देना है, कॉन्फिडेंट होकर देना है।